सोचिए, अगर भारत का संविधान एक बहुत बड़ी और अहम किताब हो तो उसका वो पहला पन्ना जो पूरी किताब का सार बता दे, वो क्या होगा। जी हां, आज हम उसी पहले पन्ने यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। अगर पूरे भारतीय संविधान को एक व्यक्ति मान लिया जाए तो उसका पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड क्या कहलाएगा? और इसका जवाब हमें दिया एक बहुत बड़े कानून के जानकार N.A. पालखीवाला ने। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आईडी कार्ड पर हमारी सारी जरूरी जानकारी होती है, वैसे ही प्रस्तावना कुछ ही शब्दों में हमारे पूरे संविधान का मकसद और उसकी आत्मा को हमारे सामने रख देती है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और बड़े विचारक थे K.M. मुंशी। उन्होंने तो इसे एक कदम और आगे ले जाकर हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कह दिया। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ ये नहीं बताता कि हम क्या हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि भविष्य में हम एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते हैं। तो चलिए इस पहचान पत्र और जन्म कुंडली की गहराइयों में उतरते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे इसके 4 स्तंभ, फिर जानेंगे इसके आदर्शों के मायने, फिर बात होगी इस पर हुए मुकदमों की, एकमात्र संशोधन की कहानी और आखिर में इसका असली मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्रस्तावना के वो 4 स्तंभ जिन पर ये पूरी इमारत टिकी हुई है। देखिए, प्रस्तावना असल में 4 बहुत जरूरी सवालों के जवाब देती है। पहला, इस संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? तो जवाब है हम, भारत के लोग से। दूसरा, भारत देश का स्वभाव कैसा है? तीसरा, इस संविधान के उद्देश्य क्या हैं? और चौथा, इसे लागू कब किया गया? तारीख थी 26 नवंबर 1949। तो अब जब हमें इसका ढांचा पता चल गया है, तो चलिए उन भारी भरकम शब्दों का मतलब समझते हैं जो भारत के चरित्र को बनाते हैं। ये हमारे आदर्शों की एक छोटी सी डिक्शनरी है। पहला शब्द है संप्रभुता। इसका मतलब बहुत सीधा है। भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। कोई दूसरा देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमें अपने घर के अंदर या बाहर क्या करना है। हम अपने मालिक खुद हैं। अगला शब्द है समाजवादी। अब देखिए, भारत के संदर्भ में इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक तरीके अपनाकर समाज में बराबरी लाई जाएगी। यहाँ एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था होगी जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सके। पंथ निरपेक्षता, ये एक बहुत ही खास आदर्श है। इसका मतलब है कि देश का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। कानून की नज़र में सारे धर्म एक बराबर हैं और सरकार सबको एक जैसा देखेगी। लोकतंत्रात्मक मतलब असली ताकत तो जनता के हाथ में है, सरकार को लोग ही चुनते हैं। हाँ, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब हम सीधे कानून नहीं बनाते, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारी तरफ से संसद में बैठकर कानून बनाते हैं। और फिर आता है गणराज्य। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है यानी राष्ट्रपति का पद, उस पर बैठा व्यक्ति चुना जाता है। वो किसी राजा महाराजा के परिवार से नहीं आता जैसा कि ब्रिटेन में होता है। यहाँ कोई वंशवाद नहीं है। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान के वादे हैं। प्रस्तावना 3 बड़े वादे करती है। हर किसी के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हर किसी के लिए स्वतंत्रता, सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने की। और हर किसी के लिए समानता, दर्जे और अवसर की। अच्छा, इतने सारे बड़े बड़े आदर्शों के बाद एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। क्या प्रस्तावना सच में संविधान का हिस्सा है या ये बस एक खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन है? और ये सवाल सीधा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया भी समय के साथ बदला। शुरू में 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का वह ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसमें कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और साफ साफ कहा कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में इस बात पर पक्की मुहर लगा दी। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इतने अहम डॉक्यूमेंट में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है। जी हाँ, सिर्फ एक बार। पूरे इतिहास में बस एक ही बार ऐसा लगा कि इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है। और ये बदलाव हुआ था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। ये संशोधन इतना बड़ा था कि इससे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इस एक संशोधन से 3 नए और बहुत ही शक्तिशाली शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
इन शब्दों ने प्रस्तावना के जो मूल विचार थे उन्हें और भी ज्यादा मजबूती दी। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसकी ताकत क्या है आखिर? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। प्रस्तावना नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब ये कि आप इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब कोई ये कहकर केस नहीं कर सकता कि प्रस्तावना में तो समानता का वादा है लेकिन मुझे बराबर मौका नहीं मिला। ये ना तो सरकार को कोई सीधी ताकत देती है और ना ही उस पर कोई रोक लगाती है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसे कोर्ट में लागू ही नहीं करवा सकते तो फिर इसका फायदा क्या है? इसका असली महत्व क्या है फिर? इसकी असली ताकत है एक गाइड की तरह, एक ध्रुव तारे की तरह। जब भी कभी संविधान के किसी हिस्से को समझने में कोई उलझन होती है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो जज और कानून बनाने वाले प्रस्तावना की तरफ ही देखते हैं। ये उन्हें ये समझने में मदद करती है कि हमारे संविधान बनाने वालों की असली मंशा क्या थी। ये संविधान की आत्मा है जो पूरे कानूनी सिस्टम को एक रास्ता दिखाती है। और यहीं पे हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। आज के भारत के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये बुनियादी आदर्श आखिर कितने मायने रखते हैं? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।